नमस्कार साथियों। आज है दिनांक 5 और आप आज जो खबर पढ़ने वाले हैं वो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में है। आज जो 5 तारीख है वो शिक्षक दिवस के रूप में भारतवर्ष में मनाई जाती है। शिक्षक दिवस जो है वो राधा कृष्णन जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं उनके जन्म दिवस के अवसर पर एक शिक्षक के रूप में उनके जो योगदान को हम हर साल मनाते आए हैं और इस साल भी मना रहे हैं। यह जो दिन है, आज के दिन शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण होता है। शिक्षकों की जो काबिलियत है, जो शिक्षक एक बच्चे को बनाने में, उसके निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका जो निर्वहन करता है, उसका आज दिन है। आज शिक्षकों के सम्मान का दिवस है ना। इसी उपलक्ष्य में क्या होता है कि हर साल हम पूरे भारतवर्ष में शिक्षक दिवस के रूप में आज के दिन को मनाते हैं। तो आपको पता ये होना चाहिए कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस होता है और किन की याद में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। तो आइए आज के पेपर के डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण खबरें हैं जो हमारे लिए करंट अफेयर का कार्य करेगी। पहले फ्रंट पेज पे अगर हम देखते हैं तो वही खबर है जो ब्रुनेई तथा सिंगापुर से रिलेटेड है। जो मोदी जी हैं वो 2 देशों की यात्रा, कौन कौन से, एक ब्रुनेई और एक सिंगापुर की यात्रा पर गए हुए हैं। तो ब्रुनेई जो है वो अगर बात की जाए तो जो दक्षिणी चीन सागर है उसका एक देश है, यह द्वीप है। ब्रुनेई के अंतर्गत अगर बात की जाए तो दक्षिण चीन सागर अर्थात जो चाइना है उसका प्रभुत्व जो है वो दक्षिणी चीन सागर में पूरा है। तो मोदी जी ने अभी कहा है कि हम विस्तारवाद का नहीं, हम विकास का साथ देते हैं। उन्होंने चाइना का बिना नाम लिए यह बताया है कि भैया हम विकास के नाम पर चीज़ों को करते हैं, ना कि विस्तारवादी हमारी नीति है ना। जैसे चाइना क्या करता है, डराकर धमकाकर आर्थिक रूप से प्रलोभन देकर। आपने देखा होगा कि जो हवन टोटा बंदरगाह हुआ श्रीलंका, उसके बाद में आपका पाकिस्तान में, उसने किस तरीके से आर्थिक प्रलोभन दिया, देशों को अपने चंगुल में फंसाया और फिर बंदरगाहों को अपने कब्जे में लेकर 99 साल की लीज पे ले लिया। इस तरीके से उसकी जो रणनीति है वो पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी है और ऐसे दक्षिण चीन सागर में जितने भी द्वीप हैं उन पर भी उसकी नज़र है ना। मतलब वो चाहता है कि इन जितने भी द्वीप हैं इन पर मेरा आधिपत्य रहे, है ना। तो अब हमें यहाँ समझने वाली चीज़ क्या है कि जैसे दक्षिणी चीन सागर में हो रहा है, कहीं ऐसा ही चाइना हिंद प्रशांत क्षेत्र में ना कर दे, है ना। तो उसके लिए ऑस्ट्रेलिया हुआ, क्वाड हमने बनाया है ना, 4 देशों का जो समूह है। उसके बाद में अमेरिका भी चाहता है कि जो चाइना का प्रभुत्व हिंद प्रशांत क्षेत्र में है वो कम हो, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पर जो है हम बात कर लेते हैं ब्रुनेई की। तो ब्रुनेई और भारत के संबंधों की अगर बात की जाए तो भारत के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रथम प्रधानमंत्री ब्रुनेई की यात्रा पर गए। अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री ब्रुनेई की यात्रा पर नहीं गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी पहले ऐसे शख्स हो चुके हैं जो ब्रुनेई की यात्रा पर गए हैं। ब्रुनेई की जो सुल्तान है वो, उनका नाम क्या है, हसन अल बोल्कियाह। उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी जी की द्विपक्षीय बैठक हुई, कई सारी चीज़ों पर समझौते हुए। अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हिंद आपका दक्षिणी चीन सागर है उसमें नौकाओं के आने जाने की पूरी स्वतंत्रता की बात की, है ना। जितने भी जहाज है उनका आवागमन स्वतंत्र रूप से सुचारू रूप से चल पाए। दूसरी बात, चीन का अगर बात की जाए तो विवाद किन किन के साथ है, फिलीपींस के साथ भी है, मलेशिया के साथ है, इंडोनेशिया के साथ है, ताइवान के साथ है। ये जितनी भी कंट्रीज है ये कहीं ना कहीं दक्षिण चीन सागर से रिलेटेड है ना। तो आप लोकेशन को जरूर ध्यान रखिएगा, आप मैप खोलिएगा, उसमें लोकेशन को मार्क कीजिएगा कि कहाँ पे फिलीपींस है, कहाँ मलेशिया है, इंडोनेशिया कहाँ है, ताइवान कहाँ है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस होते हैं, है ना। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ब्रुनेई के साथ हमारा अभी जो समझौता होना है वो लिक्विड नेचुरल गैस, मतलब जो तरल जो प्राकृतिक गैस है या द्रवीकृत जो प्राकृतिक गैस है उसको लेकर हमारा समझौता होना है। क्योंकि भारत जो है वो अगर बात की जाए तो
गैस की जो मौजूदा हिस्सेदारी हमारी अभी अर्थव्यवस्था में है वो लगभग 7% है। उसको बढ़ाकर लगभग 15% करने की भारत जो है वो कोशिश कर रहा है ना। तो इसके लिए ब्रुनई जो है वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार हो सकता है, क्योंकि जो ब्रुनई है वो जो आपकी प्राकृतिक गैस है द्रवीकृत, मतलब लिक्विड नेचुरल जो गैस है उसका बहुत बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है। तो अगर इस मामले में समझौता होता है तो हमारे लिए जो एलएनजी जो गैस है उसे आयात करने में आसानी होगी। दूसरी बात है कि भारत और ब्रुनई के जो संबंध हैं उसमें रक्षा क्षेत्र में भी कई सहयोग होने की बात की गई है ना। उसके बाद में अगर बात की जाए तो पेट्रोलियम पदार्थ में भी, है ना, हम ब्रुनई से आयात करने पर जोर दे रहे हैं। तो इस तरीके की काफ़ी चीज़ें हैं जो ब्रुनई से और ब्रुनई तथा भारत के संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में आगे आने वाले समय में बेहतर रूप में सामने आ सकते हैं। एक खबर सिंगापुर से है। भारत सिंगापुर के जो रिश्ते हैं उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी सिंगापुर की यात्रा पर भी गए हैं। तो सिंगापुर जो है, अगर आपको पता होगा तो अभी कुछ समय पहले हमने सिंगापुर से जो पाम ऑयल जो आता है उस पर प्रतिबंध लगा दिया, किंतु कुछ समय के पश्चात उस प्रतिबंध को हटा दिया, है ना। सिंगापुर के साथ भारत के काफ़ी पुराने संबंध हैं। भारत और सिंगापुर के मध्य रक्षा संबंध, उसके बाद में अगर बात की जाए आपकी तो पर्यटन संबंध, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान, है ना। उसके बाद में इकोनॉमिक रूप से जैसे मैंने पाम ऑयल की बात की तो पाम ऑयल, सेमीकंडक्टर सेक्टर आदि ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं भारत और सिंगापुर के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हित जुड़े हुए हैं। तो ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पर समझौते होने की कवायद लग रही है या पहले भी हो चुके हैं, है ना। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं और कौन सी खबर है हमारे लिए। त्रिपुरा से एक खबर आई है कि वहाँ पे जो राज्य और जो दो संगठन है उग्रवादी, उनके मध्य शांति समझौता हुआ है ना। तो इस शांति समझौते के अंतर्गत जो केंद्र सरकार है उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। त्रिपुरा सरकार, देखो यहाँ लिखा है, त्रिपुरा सरकार और राज्य के दो उग्रवादी समूह कौन कौन से, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स। तो ये जो दो संगठन हैं इनके मध्य और राज्य सरकार के मध्य क्या हो गया है, शांति समझौता हुआ है। इससे क्या प्रभाव त्रिपुरा पर पड़ने वाला है। तो एक तो इससे देखो पूरे देश की अगर बात की जाए तो एक इससे भारत की जो एकता अखंडता है वो बेहतर हो पाएगी, है ना। एकता अखंडता के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण समझौता है। दूसरी बात, जो त्रिपुरा में हिंसा हो रही थी उस हिंसा या हिंसक गतिविधियों को समाप्त किया जा सकेगा। पूर्वोत्तर राज्य में शांति स्थापित की जा सकेगी। त्रिपुरा के अंतर्गत इकोनॉमिक रूप से अर्थव्यवस्था को मतलब बेहतर रूप से गमन कर पाएगी, बेहतर रूप से विकसित हो पाएगी, है ना। आर्थिक गतिविधियों में जो सरकार कदम उठाती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनते हैं उनमें कभी कभी क्या होता है, उग्रवादी उन्हें ढहा देते हैं। तो अगर उग्रवादी संगठन की कमर टूट जाती है तो इससे क्या होता है कि जो किसी भी राज्य की जो इकोनॉमिक कंडीशन है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी तेज गति से, तीव्र गति से हो सकता है। तो ये त्रिपुरा से संबंधित है। आगे हम चलते हैं और कौन सी खबर है, तो एक खबर है ईपीएफओ जो है ना, जो प्रोविडेंट फंड ऑफिस जो होता है उसमें पेंशन धारक किसी भी बैंक से ले सकेंगे पेंशन, है ना। तो अभी ये सिस्टम कर दिया गया है ना। आगे हम चलते हैं, स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में खबर है। स्मार्ट सिटी मिशन क्या होता है, तो स्मार्ट सिटी मिशन का सीधा सा मतलब है कि सरकार के द्वारा ऐसी सीटियों का निर्माण करना जो लोगों के रहने के लायक हो, मतलब जहाँ स्वच्छ वायु हो, पीने का स्वच्छ पानी हो, आवागमन के साधन सुचारू रूप से मिल सके, ऐसी सिटियों को स्मार्ट सिटी कहा जाता है। और ऐसी 100 सिटियों का एक प्रोजेक्ट है ना। इसमें अभी बात की जाए तो 17 शहरों की बात की गई है कि 17 शहरों में क्या है, काम पूरा हो चुका है ना। जिसमें अगर बात की जाए तो झांसी, वाराणसी, भोपाल, इंदौर, जबलपुर आदि कई सिटियां हैं अलग अलग राज्यों की।
तो ये स्मार्ट सिटी से संबंधित हो गया। उसके बाद में अगर बात की जाए पैरालंपिक खेल की, तो जो टोक्यो पैरालंपिक खेल हुआ था उसमें हरविंदर सिंह जी ने कांस्य पदक जीता, है ना। तो वहीं अगर बात की जाए अभी जो पेरिस में पैरालंपिक खेल हो रहे हैं उसमें हरविंदर सिंह जी ने जो है वो गोल्ड मेडल जीता है ना। तो ये बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है। अगर बात की जाए पैरालंपिक खेल में तो अभी तक लगभग 4 स्वर्ण के साथ टोटल 22 पदक जीत चुके हैं, है ना। महाराष्ट्र के जो सचिन सर्जे राव हैं, इनके द्वारा गोला फेंक स्पर्धा में या गोला फेंक F46 स्पर्धा में सचिन सर्जे राव ने रजत पदक जीता है ना। तो ये आपको पता हो। आगे हम चलते हैं और कौन सी खबरें हैं जो हमारे लिए करंट का कार्य करेगी। राजधानी के कई अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा के उपाय फेल। आपको पता होगा कि अभी कुछ समय पहले मुखर्जी नगर में एक इंस्टीट्यूट में आग लग गई थी। उसके बाद में सेफ्टी नॉर्म्स के लिए काफ़ी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या प्रशासनिक जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनके ऊपर कार्रवाई की गई, समय समय पर ऑडिट किया गया, है ना। क्या होता है जब ऐसी कोई घटना घटित होती है तो सभी लोग जो हैं वो हरकत में आ जाते हैं, है ना। अगर ठीक तरीके से ऑडिट समय समय पर होता रहे तो इस तरीके की जो चीज़ें देखने को मिलती है, ऐसी घटनाएं जो हमारे सामने आती है उन पे कहीं ना कहीं अंकुश लग सकता है। अभी राजधानी में जो ये दिल्ली की बात करें तो जो कई अस्पताल हैं उनमें जो सेफ्टी ऑडिट जो है या सेफ्टी के जो इक्विपमेंट हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली है। इसलिए कई जो अस्पताल हैं उन्होंने अनापत्ति जो प्रमाण पत्र उनको जारी करने थे या नवीकरण उनका करवाना था, उन्हें जो वहाँ की जो टीम है या दिल्ली फायर सेवा जो है उसने उनके आवेदन को खारिज कर दिया है ना। तो ये काफ़ी अच्छा कदम है क्योंकि जब तक वो उसे दुरुस्त नहीं कर लेते हैं जब तक उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता। तो ये एक खबर है। उसके बाद में जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। क्लाइमेट चेंज देखो आज के जनरेशन में सबसे अहम मुद्दा है क्योंकि आने वाले समय में जो क्लाइमेट चेंज है वो और अपना विकराल रूप दिखाने वाला है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए अगर बात की जाए तो कोपेनहेगन में 2009 में एक समझौता हुआ, है ना। COP15 उसे कहा जाता है। उसमें बात की जाए तो 2020 तक सालाना $100 अरब जलवायु वित्त में योगदान देने की बात कही गई थी, किनके द्वारा, विकसित देशों के द्वारा। किंतु अभी तक वो जो विकसित देशों के द्वारा जो एक आर्थिक मदद अविकसित या जो कहें विकासशील देशों को दी जानी थी वो अभी तक फुलफिल नहीं हो पाई है। बात करें भारत की तो भारत ने जो विकसित देश हैं उनसे बेहतर परफॉर्मेंस किया है जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में। मतलब जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जितने प्रयास विकसित देश ने किए हैं उससे ज़्यादा प्रयास किसने किए हैं, भारत ने। तो ये हमारे लिए एक गर्व की बात है कि हम जलवायु परिवर्तन को लेकर काफ़ी मतलब काफ़ी तत्पर हैं कि जलवायु परिवर्तन को किस तरीके से रोका जाए, कैसे हम जलवायु परिवर्तन से जो आने वाली समस्या है उनका निजात पा पाए। अगर बात करें जलवायु परिवर्तन से तो आपको पता होगा कि इससे हमारे खाद्यान्न आपूर्ति पर भी प्रभाव पड़ने वाला है क्योंकि जो असमय वर्षा हो जाती है ना, गर्मी का लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब खाद्यान्न की जो आपूर्ति है वो भी कहीं ना कहीं उत्पादन पर इसका प्रभाव पड़ता है। उत्पादन अगर गिरेगा तो इससे भुखमरी जैसी समस्याएं बढ़ेगी, अनेक बीमारियों का प्रकोप गर्मी ज़्यादा होने से बढ़ेगा। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इनसे निपटने के लिए भारत ने अन्य विकसित देशों से काफ़ी अधिक प्रयास किए हैं, है ना। तो हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए केवल भारत नहीं पूरे विश्व को एक मंच पर आकर एक बेहतर उपाय इसके बारे में सोचना पड़ेगा ताकि जो जलवायु परिवर्तन है इससे बेहतर रूप में निपटा जा सके, है ना। तो ये एक खबर है। आगे हम चलते हैं तो नमामि गंगे मिशन की बात की गई है। नमामि गंगे मिशन जो है ये 2014 में फ्लैगशिप स्कीम जो केंद्र सरकार की है उसके अंतर्गत नमामि गंगे मिशन आया। जो नमामि गंगे मिशन है इसके अंतर्गत जो गंगा नदी है उसको स्वच्छ तथा निर्मल बनाने के लिए इस मिशन को लाया गया। इसमें सालाना लगभग 20,000 करोड़ का इसका प्रोजेक्ट होता है। इसके द्वारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लान,
जैसे कि वहाँ पे जितनी भी गंगा के आसपास जितने भी प्लांट्स लगे हुए हैं या प्लांट जो औद्योगिक इकाइयाँ लगी हुई है, उनसे जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसका ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से उस पानी को स्वच्छ करके गंगा में छोड़ा जाए, ताकि गंगा जो है अविरल रूप से बहती रहे, उसके पानी में शुद्धता बनी रहे। तो ये नमामि गंगे मिशन हो गया। आगे हम चलते हैं तो किसान सम्मान निधि की बात की गई। हमने कल भी चर्चा की थी कि जो असम राज्य है, असम में क्या हुआ है कि जो किसान सम्मान निधि है उसके जो पैसे का लेन देन हुआ है, मतलब पैसे जो सरकार के द्वारा दिए जाते हैं उनमें कहीं कहीं ना कहीं अनियमितताएं देखी गई हैं। उन अनियमितताओं के चलते एक ही परिवार के एक ही मतलब एक परिवार में अलग अलग सदस्यों को किसान सम्मान निधि के पैसे वितरित कर दिए गए। तो ये काफ़ी दुखद बात है। किसान सम्मान निधि का पैसा जो है वास्तविक लाभार्थी को ना देकर एक ही परिवार के प्रत्येक सदस्य को दे दिया जाए, तो यहाँ एक देश के लिए अगर देखी जाए तो काफ़ी गलत बात है ना। तो किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वो प्रत्येक परिवार जो जरूरतमंद किसान है उसको मिले। तो बिहार में भी अभी एक ऐसी घटना देखने को आई है कि बिहार में किसान सम्मान निधि में जो अपात्र लोग हैं उनको भी भुगतान कर दिया गया है ना। तो किसान सम्मान निधि में लगभग आपको पता होगा कि 3 किस्तों में 3 समान किस्तों में 2-2 हज़ार रुपए की सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा मदद की जाती है। इसमें 6 हज़ार वार्षिक दिए जाते हैं, है ना। तो ये आपको पता हो। आगे हम चलते हैं, देश भर में पीएम श्री स्कूलों में रोपे जाएंगे नवाचार के बीज। तो पीएम श्री ऐसे स्कूल होते हैं जिनमें नवाचारी गतिविधियों को लाया गया है, जहाँ पर एक बेहतर शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किस तरीके से बालकों को दी जाए उसका प्रयास किया जाता है ना। तो एक वर्ल्ड क्लास जो स्कूल हैं उस दिशा में बढ़ने का एक यह कदम है ना। तो इसमें सरकार काफ़ी कुछ प्रयास करने वाली है। पीएम श्री का जो पूरा अगर रूप हम देखना चाहें तो पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है ना। तो इसके तहत डिजिटल बोर्ड का प्रयोग, शिक्षकों को किस तरीके से बच्चों को समझा पाए, मतलब चीज़ों को कैसे बच्चों को समझाए, इन सब चीज़ों पर गौर किया है। अभी अगर बात की जाए तो SITCTE जो है, AICTE जो है, उसके द्वारा जो शिक्षक हैं उनको और प्रधानाचार्य जो हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, है ना। इससे क्या होगा, उनकी जो क्षमता है बच्चों को किस तरीके से समझाया जाए वो बढ़ेगी। जिससे क्या होगा, बच्चों का जो विकास है, जो बौद्धिक क्षमता है वो और बेहतर रूप में उनको स्किल आएगी और वो बेहतर रूप में चीज़ों को समझ पाएंगे। तो ये चीज़ें हमने देख ली। अब एक है लद्दाख से खबर, है ना। ये ड्रोन ड्रोन से संबंधित खबर है। तो पहले क्या होता था कि जैसे लद्दाख काफ़ी ऊपर वाला एरिया है, तो वहाँ क्या है ना कि बर्फबारी, हिमस्खलन, ये सब चीज़ें काफ़ी होती हैं। फलता वहाँ क्या है कि जो ड्रोन है, उन ड्रोन जो पारंपरिक ड्रोन है वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी इतनी सशक्त नहीं है कि वो ड्रोन वहाँ पे कार्य कर पाए। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी विफलता के चलते वो ड्रोन वहाँ कार्य नहीं करते हैं। तो इससे बचने के लिए अभी क्या किया गया है, सरकार के द्वारा ऐसे ड्रोनों का निर्माण किया गया है ना, ताकि भारतीय सेना को सहयोग मिल पाए, है ना। तो ये ड्रोन क्या करेंगे, ऐसे दुर्गम एरिया जहाँ पे सेना की आवाजाही कम हो या सेना जहाँ अपने कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर पाए, वहाँ पे ये जो ड्रोन है वो बेहतर रूप में निगरानी कर पाएंगे, ताकि देश की सुरक्षात्मक ढांचा जो है उसको बेहतर रूप में निर्मित किया जा सके, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। आगे हम चलते हैं तो हमारी जो राष्ट्रपति महोदय हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने कहा है कि महिलाओं की जो आर्थिक स्थिति है उसको सशक्त किया जाए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, तो अगर बात करें जो आर्थिक सशक्तिकरण की बात महिलाओं की, तो आपको पता होगा कि हमारी जो पूरी जो डेमोग्राफी है, ये हमारी जो जनसंख्या है उसमें लगभग 50% कंट्रीब्यूशन महिलाएं करती हैं। अगर हम बात करें महिलाओं की तुलना पुरुषों से अगर की जाए तो पुरुषों का जो कंट्रीब्यूशन है अगर हम बात करें कार्य में या बात करें औद्योगिक इकाइयों में संलिप्त होने में, तो वहाँ
पुरुषों की तादाद ज़्यादा है अपेक्षाकृत महिलाओं से। तो महिलाओं की भागीदारी कैसे हम आर्थिक गतिविधियों में कर पाए, इसकी बात द्रौपदी मुर्मू जी ने कही है ना। उनका कहना है कि महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में संलिप्त होना चाहिए। इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि देखो, महिलाएं अगर आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी निभाएगी तो इससे क्या होगा, देश को आर्थिक रूप से सशक्तता मिलेगी। साथ में क्या होगा, महिला भी आर्थिक रूप से सक्षम होगी, उनके पास आर्थिक सशक्तता होगी, तो वो किसी भी कार्य को करने में ज़्यादा तत्परता के साथ उस कार्य को अंजाम दे पाएगी, है ना। तो महिलाओं की भागीदारी वाकई में सुनिश्चित होने की बात है। हम बात करते हैं बांग्लादेश के, हमारे पड़ोसी देश की, तो वहाँ पे जो जीडीपी में ग्रोथ आई है, उस ग्रोथ का प्रमुख कारण अगर देखा जाए तो वहाँ महिलाओं की जो भागीदारी है आर्थिक गतिविधियों में, वो सबसे ज़्यादा है। तो हमें बांग्लादेश से ये चीज़ सीखने को मिलती है कि महिलाओं की जो भागीदारी है या पार्टनरशिप है, वो अगर आर्थिक गतिविधियों में बढ़े तो इससे वाकई में देश को इकोनॉमिक लेवल पर बेहतर फायदा होने वाला है। इससे क्या होता है, परिवार की स्थिति भी सुधरती है, परिवार में इकोनॉमिक रूप से बेहतरी आती है, साथ में देश का भी विकास होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा लखपति दीदी योजना चलाई जा रही है ना। लखपति दीदी में क्या होता है कि जो महिलाएं उनको कुछ राशि प्रदान की जाती है ताकि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाए। तो ये सब चीज़ें सरकार के द्वारा की जा रही हैं। आगे हम चलते हैं और कौन सी खबरें हैं देख लेते हैं। एक हमारे ये इथिक्स या फिर महिलाओं शोषण से संबंधित खबर है। इसको हम मेंस के आंसर राइटिंग में प्रयोग कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में ये घटना घटित हुई। इस पर अभी उस जो आरोपी है उसे फांसी की सजा दी गई है ना, दुष्कर्म का जो आरोपी है उसे। तो इस तरीके से जो ये घटनाएं हैं इनका जिक्र हम हमारे आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज हुआ पश्चिम बंगाल कोलकाता में, उसको हम मेंस के आंसर राइटिंग में प्रयोग कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं तो एक खबर ताजमहल से निकल के आई है। सातवां, लगभग जो 7 अजूबे उसमें से एक अजूबा आगरा का ताजमहल भी है ना। ये एक ऐतिहासिक धरोहर भी है हमारी। इस ऐतिहासिक धरोहर की अगर बात की जाए तो अभी वर्तमान में आप ये देख रहे हैं, ये जो गंदगी है, इससे इसकी जो एक कहें कि इसकी जो खूबसूरती है उसको कहीं ना कहीं बिगाड़ रही है, धप्पा लगा रही है। तो यहाँ का जो प्रशासन है उसे इसका जो सुरक्षा का जो जिम्मा ले रखा है, इसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके की जो गंदगी है उसे ना फैलने दे, ताकि जो विदेशी पर्यटक हैं उनके मन में देश के प्रति जो भावना है वो इस तरीके से ना बने कि हम जो हमारे पुरातात्विक जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइट से हैं या पुरातात्विक जो धरोहर हैं उनमें इस तरीके की घटनाएं हों, इस तरीके की जो चीज़ें चल रही हैं जैसे ये गंदगी है, तो इससे कैसे बचा जा सके, है ना। तो ये ध्यान देने वाली बात है। आगे हम चलते हैं तो और कौन सी खबरें हैं देख लेते हैं। अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो रिलायंस को मिली एसीसी बैटरी बनाने की जिम्मेदारी। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, प्रोडक्ट जो लिंक्ड इंसेंटिव जो प्रोग्राम सरकार के द्वारा चल रहा है, इस प्रोग्राम के तहत अभी रिलायंस को एसीसी बैटरी बनाने की जिम्मेदारी मिली है ना। इसमें क्या होता है, पीएलआई जो स्कीम है इसके तहत सरकार कुछ फंड्स प्रोवाइड करवाती है, सपोर्ट करती है ना, ऐसी संस्थाओं को, ऐसे औद्योगिक इकाइयों को जो कुछ खास चुनिंदा क्षेत्रों में कार्य कर रही हूँ, है ना। तो ऐसे अभी रिलायंस को एसीसी बैटरी बनाने की जिम्मेदारी दी है। अब एक खबर है ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित, है ना। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, तो हाइड्रोजन जो है ये एक स्वच्छ ऊर्जा है ना। तो इसे कैसे पाया जाए, तो क्या होता है, सौर ऊर्जा और जो पवन ऊर्जा है ये नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से जो जल है वो H2 और O से मिलकर बना है, हाइड्रोजन के जो 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु। तो क्या करेंगे कि जो जल है उसमें नवीकरणीय ऊर्जा या सौर ऊर्जा या जो पवन ऊर्जा है उससे इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस से
कौन सी प्रोसेस? इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस से क्या करेंगे, हाइड्रोजन के अणुओं को अलग कर लेंगे, ऑक्सीजन के अणु को अलग कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमें हाइड्रोजन प्राप्त होगी, और हाइड्रोजन जो है वो एक क्या है, ग्रीन एनर्जी है। तो इसका प्रयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है ना। तो ये खबर यहाँ निकल के आई है। एक खबर है, अगस्त में जो सर्विस सेक्टर है, सेवा प्रदाता जो क्षेत्र है, उसमें तेज गति से विस्तार हुआ है ना। तो ये एक खबर है। आगे हम चलते हैं। निर्मला सीतारमण जी ने कॉरपोरेट कंपनियों में महिला डायरेक्टरों की भूमिका बढ़ी है, ऐसी बात कही है। अभी उन्होंने कहा है कि जो कॉरपोरेट क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उसमें महिला डायरेक्टर जो हैं वो बढ़ गई हैं, मतलब उनमें वृद्धि देखी गई है। तो ये हमारे महिला सशक्तिकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण बात है ना। एक खबर है, भारत ब्रिटेन एफटीए पर बातचीत अंतिम चरण में। अब ये क्या होता है, तो एफटीए की अगर बात की जाए तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक तरह से होता है, मतलब मुक्त व्यापार समझौता अगर हिंदी में कहें तो। ये क्या है, तो इसमें क्या होता है, ये व्यापार समझौता है। कैसा? मुक्त, मुक्त रूप से व्यापार समझौता है। इसमें क्या होता है कि जितनी भी वस्तुएं सेवाएं जो इसके अंतर्गत आती हैं उनमें कोई भी टेरिफ कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाती है, मतलब इससे छूट मिलती है। इससे क्या होता है, जो दो देश हैं है ना, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं उनके मध्य जो वस्तुओं का आयात निर्यात होता है उसमें विस्तार होता है, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ना। तो ये भारत ब्रिटेन के मध्य अभी होने वाला है, ये अंतिम चरण में चल रहा है ना। तो ये हमें पता हो। आगे हम चलते हैं और कौन सी खबरें हैं देख लेते हैं एक बार। ये हमने जैसे अभी बताया आपको, ऊपर भी बता चुके हैं कि तीरंदाजी में जो पैरालंपिक हुए हैं, पेरिस पैरालंपिक खेल, उसमें हरविंदर सिंह जी ने गोल्ड जीता है। देखो यहाँ सीखने वाली बात यह है कि जब लॉकडाउन का समय था तो उनके पिताजी ने खेत में ही तीरंदाजी रेंज बना ली थी। कितनी बड़ी बात है। देखो, सफलता हर व्यक्ति याद रखता है ना, जब कोई सफल हो जाता है तो उसे हर व्यक्ति याद रखता है, किंतु उसके पीछे का जो संघर्ष है उसे भी तो हमें ध्यान देना है ना। देखो, एमपीपीएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी में व्यक्ति लगा रहता है, काफी समय से लगा रहता है ना। व्यक्ति सोचता है नहीं यार इस बार तो प्री निकल गया, मेंस देंगे। हर बार प्री निकल रहा है, मेंस दे रहा है, इंटरव्यू तक पहुंच रहा है, इंटरव्यू से फिर रिजेक्ट हो रहा है। बार बार स्ट्रगल करने के बाद जब सफलता मिलती है ना तो व्यक्ति सब चीजें भूल जाता है पीछे की, क्योंकि वो जो उसकी खुशबू है ना सफलता की, वो उसे वो सब चीजें भुला देती है कि अब इसका जो अंतिम परिणाम है वो मुझे मिल गया है ना। तो देखो हमें याद क्या रखना है, हमें ये याद रखना है कि हमें जो पीछे हमारे जो घटना, किसी भी जो सफल व्यक्ति है उसके पीछे की जो घटना है, वो जो संघर्ष की रातें हैं वो कितनी कठिन होगी, है ना। ये चीजें हम समझ सकते हैं, हम जो स्टूडेंट हैं एमपीपीएससी यूपीएससी या वन डे के एग्जाम वाले, वो इन चीजों को समझ सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स हमें इस पूरी जर्नी में फेस करनी होती है ना। तो ये एक खबर है जो इंस्पायर करती है हमें। आगे हम चलते हैं और कौन सी खबर है, एक खबर निकल के आई है। देखो क्या होता है कि इसरो के लॉन्च व्हीकल है ना, एगमेंटेड लॉन्च व्हीकल हो गया, है ना, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो गया, है ना। उसके बाद में ASLV GSLV PSLV, है ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, इस तरीके के लॉन्च व्हीकल है। उसमें अभी एक नया लॉन्च व्हीकल आने वाला है, सूर्य लॉन्च व्हीकल, है ना। तो ये आपके टेक्नोलॉजी से संबंधित, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, है ना। तो अभी चंद्रयान व अन्य स्पेस मिशन में कम से कम कितना, लगभग अगर बात की जाए तो, है ना, कम वजन की जो सामग्री होती है लगभग 3900 किलोग्राम जो है। चंद्रयान 3 का जो कुल वजन था वो कितना था, 3900 किलोमीटर, 3900 किलो, मैं क्या बोल रहा हूँ। चंद्रयान 3 का जो कुल वजन था वो कितना था, 3900 किलो। अभी अगर बात की जाए भविष्य में तो अंतरिक्ष में भारत 30,000 किलो वजन पहुंचाने में सक्षम हो सकेगा। जब सूर्य लॉन्च व्हीकल बन जाएगा तो इतना 30,000 किलो वजन, है ना, बहुत बड़ी बात है ये। इसके लिए राजा रमन्ना प्रगति प्रौद्योगिकी जो है, कहाँ पर है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
नहीं तो कल हम इसके बारे में बता देंगे आपको। तो राजा रमन्ना प्रगति जो प्रौद्योगिकी केंद्र है उसके मध्य और इसरो के मध्य एक समझौता हुआ है ना। इसके अंतर्गत ये जो सूर्य लॉन्च व्हीकल है ये 8 गुना बड़ा होगा व्हीकल, है ना। और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट को ले जाया जा सकेगा, है ना। काफ़ी कुछ इससे सुविधाएं होने वाली हैं। तो इस पर और क्या आगे खबरें आएंगी वो हम डिस्कस करते रहेंगे समय समय पर। अभी जो खबर है वो आप ये याद रखिएगा, सूर्य लॉन्च व्हीकल जैसी टेक्नोलॉजी अभी आने वाली है ना। तो ये आज की पूरी खबरें हैं। आज जो मुख्य मुख्य हमारे लिए जो बातें थी, हमारे लिए जो करंट अफेयर बनने वाली थी वो हमने डिस्कस कर ही लिए। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा, खबरों को आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा, है ना। समय समय पर जो चीज़ें हैं, है ना, करंट की चीज़ें क्या होती है कि आप क्या करते हो कि करंट को लास्ट में पूरे को पढ़ना स्टार्ट करते हो कि पेपर आ गया अब करंट की चीज़ें पढ़ें। अगर आप हर दिन 30 मिनट आधा घंटा जो है वो दे दोगे पेपर के लिए, तो हो सकता है कि आपके करंट अफेयर यहीं तैयार हो जाए, आपको कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े। तो आप क्या है ना कि अगर करंट अफेयर को डिस्कस करते रहेंगे, आप उनको समय समय पर पढ़ते रहेंगे, प्रतिदिन अगर 30 मिनट देते रहेंगे तो आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। और परीक्षा के टाइम पे जो एक टेंशन होती है वो टेंशन खत्म हो जाएगी, है ना। तो आप करंट अफेयर पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि उसका भी एक वेटेज काफ़ी होता है। तो आप ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।